नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी कोर का सेकेंड टर्म के मॉडल पेपर सेट 1 के उत्तर को देखेंगे प्यारे बच्चों। इससे पहले इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने हिस्ट्री के 2 सेट को कंप्लीट कर लिया है, इकोनॉमिक्स के 2 सेट को कंप्लीट कर लिया है प्यारे बच्चों। साथ ही साथ ज्योग्राफी के 1 सेट का भी सॉल्यूशन को कंप्लीट कर दिया। आज ज्योग्राफी का सेट 2 का सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितना भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट के पूरे 5 सेटों का सॉल्यूशन आपको परीक्षा से पहले प्रोवाइड करवा दिया जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हो या बोर्ड परीक्षा, जेईई, नीट, इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो ऐप देने जा रहा है। बता दें कि 24/7 आपको ये जवाब देगा। बस आपको 3 इजी सिंपल स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, बस आपको मोबाइल नंबर या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको साइन अप करते ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो क्रॉप करके खींच के। उसके बाद आपको अपलोड करते ही 60 सेकंड के अंदर ही इंडिया के टॉप फैकल्टी से जोड़ देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। थैंक यू सर। तो आज ही फिलो ऐप डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, और हमारा रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट इंस्टेंट देखने। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले आपको इनका सामान्य निर्देश जान लेना जरूरी है, क्योंकि सभी सेट पहले सेट 1 का हम लोग जान लेते हैं तो सेट 2 और सेट 3 में सामान्य निर्देश को नहीं जानेंगे, क्योंकि सब में सेम है प्यारे बच्चों। क्योंकि इसी के अनुसार आपको उत्तर देना है, और ये नहीं जानिएगा तो आप उत्तर कैसे दे दीजिएगा। किसी को जो 50 वर्ड में लिखने रहेगा उसे 100 वर्ड में आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है सामान्य निर्देश। परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर दें। यानी कि आप अपने से जितना बना करके लिख सकते हैं, जितना आपके अपने वर्ड में लिख सकते हैं, उतना ही आपको लिखना है प्यारे बच्चों। देखिए इस प्रश्न पत्र के खंड हैं, सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, और सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उसके सामने उपरांत में लिखा हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, आपके वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन का कितना नंबर है आपके यहाँ पे साइड में लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो यही यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। आपका पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। और 3 प्रश्न आपके यहाँ पे पूछा गया, ठीक है प्यारे बच्चों, और प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर का है, 6 नंबर का है। अब तो इसका एक अथवा में भी है, यहाँ पे आपका गद्यांश दिया हुआ है, तो गद्यांश ही आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। मैं यहाँ पे पद्यांश का सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से पद्यांश को सॉल्व किया जाता है, ठीक ना। लेकिन आप लोग गद्यांश ही बनाइएगा, क्योंकि ये कहानी है, इसमें आसानी से ढूंढ सकते हैं। और पद्यांश में क्या होता है प्यारे बच्चों, कहता कुछ है और उसका अर्थ कुछ और निकलता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं पद्यांश के आंसर को। पहले प्रश्नों को समझ लीजिए प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, धरती और आकाश का कैसा सौंदर्य दिखता है। तो इस कविता को आप लोग पढ़िएगा, मैं पढ़ देता हूँ। चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अम्पानी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रही है तारू भी मंद पवन की झोंकों से। तो इसका मैं आंसर लिखा हूं, उसको मैं दिखाता हूं। धरती और आकाश का दृश्य बहुत ही मनोरम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बहुत ही मनोरम दिख रहा है। चंद्रमा की किरणें समुद्र से लेकर के थल तक खेल रही है, और हरी धरती मंद हवाओं की झोंकों से पौधे झूम रही है। तो इतना ही आप लोग लिखिएगा तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, चंद्रमा की चंचल किरणें कहाँ क्रीड़ा कर रही है। तो चंद्रमा की चंचल किरणें कहाँ क्रीड़ा कर रही है, किरणें जल और थल दोनों में। देखिए वहां पे लिखा था समुद्र में, और वहां पे थल में, समुद्र से थल तक। तो कहां पे, जल और थल दोनों में क्रीड़ा यानी कि खेल रही है। क्लियर है, क्रीड़ा का मतलब क्या हो गया, खेल रही है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपसे पूछा गया है कविता की प्रथम पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कविता की प्रथम पंक्ति आप लोग पहले देख लीजिए। प्रथम पंक्ति में क्या लिखा हुआ है, चारू की चंद्र की चंचल किरणें। तो ये आप लोगों ने अलंकार अगर पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, अनुप्रस्थ अलंकार, ये क्या बोलते हैं रूपम, आपका ये सब जो पढ़ा होगा आपने, तो आपको ये अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने इसका राइट आंसर यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि मैंने भी इतना नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक ना। हिंदी मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अभी छूट गया है, तो मैं इसका राइट आंसर लिख दिया हूँ यहाँ पे। देखिए कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके उत्तर लेना है आपको प्रश्नों का, ठीक ना। तो गद्यांश आप लोग खुद बना लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए क्या कहा गद्यांश में, चलिए देखते हैं गद्यांश के प्रश्नों को।
गद्यांश का पहला प्रश्न है बच्चों, जीवन में सुख समृद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, हम अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इसे कैसे प्राप्त किया जाता है, किंतु ये चीजें हमें तभी मिल पाती है जब हम इनको पाने के लिए नियंत्रण प्रयत्नशील बने रहते हैं, यानी कि इसके लिए हम नियंत्रण प्रयास करते हैं तभी हम पाते हैं। तो यहां से यहां तक आपको इसका राइट आंसर यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। देखिए दूसरा प्रश्न है, तो इसी तरह से आपको सारा प्रश्न गद्यांश का मिल जाएगा इसी में, ठीक ना। बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है गद्यांश का, काव्यांश आपका हार्ड था, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो गद्यांश का यहाँ पे भी आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए और एग्जाम में भी गद्यांश को ही सॉल्व कीजिएगा। पद्यांश थोड़ा हार्ड है, उसको मत सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें आप 2 नंबर आराम से उठा सकते हैं। ठीक, क्लियर है आप लोग यहाँ तक। चलिए चलते हैं खंड ख में। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न आपका क्या हुआ है, यहाँ पे 4 प्रश्न आपका दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 2 प्रश्नों का आपका उत्तर लिखना है। देखिए 1 नंबर में भी आपका 2 प्रश्न है, 1 नंबर का अगर आंसर आप देते हैं प्यारे बच्चों तो समाचार पत्र या तो प्रदूषण पर लिखना है, उसके बाद आपको एक ये 3 में से भी एक लिखना है, ठीक ना। तो आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। तो पहला प्रश्न है समाचार पत्र अथवा प्रदूषण। देखिए समाचार पत्र या तो अथवा प्रदूषण दोनों में से किसी एक में लिखना है, कि यहाँ टोटल आपका 5 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 5 में से आपको 2 लिखना है। लेकिन यहाँ पे 2 यहाँ पे जो दिया हुआ है 2 में से एक आप लिख सकते हैं, 2 में से एक ही लिखना है, और यहाँ पे जो 3 प्रश्न है उससे एक लिखना है, ठीक ना। या तो 3 में से दोनों लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप समाचार पत्र और प्रदूषण दोनों नहीं लिख सकते, दोनों में से एक ही को लिखना पड़ेगा, ठीक ना। क्लियर है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रदूषण और समाचार पत्र दोनों पर मैं आपको निबंध बता देता हूं। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने लिख दिया है समाचार पत्र पर। आज के समय में समाचार पत्र का अलग महत्व बन चुका है। किसी भी घटना के बारे में जानकारी हमें समाचार पत्र के माध्यम से मिल जाती है। समाचार पत्र हमें हर घटना की स्पष्टीकरण देता है, बड़े सहज रूप से प्रदान कर देता है। क्या करता है समाचार पत्र, जितने भी घटना होती है बहुत ही स्पष्ट रूप से क्या हुआ था वहां नहीं हुआ था, क्योंकि नेट में तो बहुत अफवाह उड़ती है प्यारे बच्चों इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन समाचार पत्र में उसका स्पष्टीकरण रहता है कि हाँ ये हुआ था तो ये हुआ था, इस पे कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए समाचार पत्र की एक खासियत यह भी है कि यह अपने मूल्य की तुलना में हमें अधिक खबरें प्रदान करता है, ठीक ना। जिसका उसका मूल्य रहता है उससे अधिक वह अपना काम कर देता है। यही कारण है कि अधिकतर लोग सुबह समाचार पत्र सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, सुबह को क्या करते हैं समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र आपके ज्ञान को भी बढ़ाने में मददगार साबित होता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपने सुना होगा कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की जेपीएससी की जो तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स का बहुत ही ज्यादा महत्व रहता है, तो वहां से क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है प्यारे बच्चों। इसलिए प्रतिदिन हमें क्या समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। यह हमें हर क्षेत्र की खबर प्रदान करता है, चाहे वह खेल की क्षेत्र हो, इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे वह खेल की क्षेत्र हो, कोई घटना का क्षेत्र हो, राष्ट्रीय स्तर पर खबर हो तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खबर हो, जिससे नए क्षेत्रों में के बारे में हमें ज्ञान बढ़ता है, और जिन क्षेत्रों के बारे में हम जानते हैं उसकी वर्तमान स्थिति का पता चलता है प्यारे बच्चों। इतना लिखिएगा। ये आप लोग सोच रहे हैं कितना छोटा लिखे, इसको लिखिएगा तो आपका कॉपी में 2 पन्ना अट जाएगा, ठीक ना, और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ज्यादा नहीं लिखना है क्योंकि टाइम भी आपके पास 1.5 घंटा है। देखिए समाचार पत्र पढ़ने से हमें अपने आसपास की जानकारी के अलावा देश विदेश से भी जानकारी मिलती है, जिसकी मदद से हम वर्तमान की स्थिति से अवगत रहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपका हो गया समाचार पत्र पर, इसको आप पीछे कर लीजिए वीडियो और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे लिख लीजिए कॉपी में, ठीक ना। देखिए लिखिएगा तभी याद रहेगा। उसके बाद प्रदूषण पर, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट था प्यारे बच्चों, इस वजह से मैंने आपका लिख दिया, एग्जाम में छपने लायक था इस, ठीक ना, इसलिए दोनों पर मैंने आपको बता दिया। देखिए पहला है प्रदूषण पर। प्रदूषण पर्यावरण के दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाली दोष को कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ वायु, जल, मिट्टी आदि को अवांछित द्रव्यों में दूषित होना है, जिसका सजीवों और पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरण की ह्रास का यह प्रमुख कारण है। मतलब जो पर्यावरण खराब हो रहा है प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे कटाए जा रहे हैं, तो हमारा इकोसिस्टम जो है प्यारे बच्चों, पारिस्थितिक तंत्र खराब हो रहा है तो बिगड़ रहा है। इसका मुख्य कारण ये है, देखा होगा प्रदूषण की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ये भी आप लोग जोड़ सकते हैं। प्रदूषण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या कर रहा है, ओजोन परत को छेद कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, ओजोन परत को छेद कर दे रहा है प्यारे बच्चों, जिससे सूर्य की पराबैंगनी किरणें, जो हानिकारक किरणें होती है, वो पृथ्वी पर डायरेक्ट पड़ रहे हैं और हमारी त्वचा, कैंसर त्वचा, कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। ये आप लोग लिखिएगा, अपने से लिखिएगा ना, बहुत लिख लीजिएगा, समझ रहे ना बात को, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। फिर इसके बाद लिख दीजिएगा प्रदूषण का प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण,
ध्वनि प्रदूषण और प्रकाश प्रदूषण। क्लियर है आप लोग यहाँ तक? देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद है प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है। इस तरह से अगर आप लिखिएगा ना, समाचार पत्र को भी अगर आप इस तरह से लिखिएगा, समाचार पत्र का महत्व, समाचार पत्र क्यों जरूरी है, समाचार पत्र से हानि भी होता है समाचार पत्र से, ठीक ना, इसे भी आप लोग लिखिएगा। क्या क्या हानि होता है मैं बता देता हूँ। समाचार पत्र का जो पेपर रहता है प्यारे बच्चों, वो पेड़ पौधों से ही बनता है, ठीक ना। वो कागज, तो कागज पेड़ पौधों से बनता है, तो आप लिख सकते हैं कि पेड़ पौधों से बनता है, इससे काफी हानि होती है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजिटली जो आप लोग ई पेपर आता है उसका प्रयोग करेंगे तो कम हानि होगा, ये लिख सकते हैं आप लोग। या तो ऐसा होता है कि बहुत जगह अखबार पहुंच ही नहीं पाता था, मान के चलते किसी रात में कोई घटना हुई, कल हुई कोई घटना और रात में कोई सरकार बनी और वह सरकार गिर गई, तो समाचार पत्र हमें एक तरह से वहां गलत साबित हो जाता है, ठीक ना। और भी कई नुकसान है, आप लोग नेट में सर्च करके लिख सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे उसी तरह प्रदूषण के कारण हम लोगों ने लिख दिया है। देखिए प्रदूषण यहाँ पे क्या लिखा है, उत्पादन इकाइयों से निकलने वाली गैस धुएं से प्रदूषण कैसे फैलता है, ठीक ना। मुख्य कारक क्या है, मशीनों वाहनों आदि से उपयोग से ध्वनि के रूप में प्रदूषण, झ झ झ झ आवाज सुनता है, वो ध्वनि प्रदूषण हो गया आपका। औद्योगिक इकाइयों से स्थापित करने से वनों की कटाई, इससे क्या हो रहा है, इकोसिस्टम खराब हो रहा है। देखिए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के विकास में नदियों तथा नहरों में कचरे एवं हानिकारक पदार्थों का विसर्जन, इससे जल प्रदूषण हो रहा है। ठोस कचरे को खुले हवा में फेंकने से, खनन एवं खदान के संबंधित गतिविधियों से, इससे क्या हो रहा है, खनन एवं खदान से आपका भूमि प्रदूषण हो रहा है, मिट्टी प्रदूषण हो रहा है। परिवहन के बढ़ते उपयोग से ये सब हो रहा है प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या है, ख नंबर में अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र, यहाँ पे दैनिक जागरण दैनिक भास्कर नहीं बोला है, दैनिक का मतलब होता है प्रत्येक दिन समाचार पत्र आपके घर में आते हैं अथवा आपके मोहल्ले में आते हैं। उस समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है कि हमारे सर, हमारे मोहल्ले में मच्छर बढ़ गया है। तो देखिए आप लोग इसे किस तरह से लिखिएगा, सेवा में संपादक महोदय हिंदुस्तान एक पेपर है जो दैनिक पेपर है प्यारे बच्चों, उसके पास लिखते हैं। जगह का नाम क्या है, कोकर रांची, ठीक ना, कोई भी जगह लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं है। महोदय हमारे क्षेत्र में आजाद नगर, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आजाद नगर, ठीक ना, में मच्छरों का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बरसात तो बरसात ही, अन्य मौसमों में भी इसकी घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियों के गंदे जल से भरी रहती है। जमा हुआ पानी, यहाँ से डिस्क्राइब कर देना है इतना दूर आपको क्या क्या आपको परेशानी होता है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़िएगा, मतलब पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। संबंधित अधिकारी से निवेदन है कि इस तरह से लिखिएगा, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, कि दवाई का छिड़काव करे, क्या क्या होना चाहिए, तो कि आप उससे गुजारिश करेंगे। अनेक हाथों की जान में धोना पड़ रहा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा भवदीय, इसको थोड़ा क्या कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा आ गया, ठीक ना, यहाँ पे आप लिखिएगा भवदीय, ठीक ना, जो यहाँ लिखा हुआ है टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, भवदीय यहाँ पे लिखिएगा और ये अपना नाम लिख दीजिएगा। नाम या तो काखा को कुछ भी लिखिएगा और यहाँ पे जगह का नाम लिख दीजिएगा आजाद नगर रांची, ठीक ना, और इधर दिनांक आप दे दीजिएगा। तो इस तरह से आपका लेटर पूरा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इतना ही लिखिएगा। आपका 3 प्रश्न, मैंने 4 प्रश्न आपको बता दिया और लिखना कितना था, 2 ही लिखना था। तो और आप भी जितना भी था, एक और लेटर लिखना है अधिकारी के पास, उस लेटर को भी आप लोग लिख लीजिएगा। इसी से आप लोग लिखिएगा, इसी फॉर्मेट आपका यही है प्यारे बच्चों, फॉर्मेट आपका यही है, सिर्फ उसमें विषय आपको चेंज करना है, ठीक ना, विषय आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे आप विषय लिख दीजिएगा, विषय छूट गया है, सॉरी विषय छूट गया, ठीक ना, विषय लिख लीजिएगा। मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रकोप को देखते हुए अधिकारी को, जो हम लोग लिख रहे हैं जिसके पास, उसके बारे में लिख देना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, ग में आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों को, यहाँ पे देखिए आपका पाठ्य से, किताब से, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक काव्य सौंदर्य को लिखिए। यहाँ पे 3 काव्य सौंदर्य दिया हुआ है, उसमें से एक आपको लिखना है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे पहला का उत्तर क्या होगा, आपको मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। धूत कहाँ अवधूत कहाँ, राजपूत कहाँ जोल्हा कहाँ, कहूं की बेटी सोवे बेटा, बहा कहूं की जाति। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। इसी से पढ़ करके आपको, जो ये आपका किताब का ही क्वेश्चन है, किताब में आपका ज्यादा है, वहां से थोड़ा एक आंसर उठा लिया गया है और बता रहा है कि आपको एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन है और उसी चैप्टर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आंसर बहुत कम मिलने वाला है, ठीक ना। खाली आपको इससे नॉलेज होगा कि वह चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन पहले देखिए, क में क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, क में आपका यहाँ पे काव्यांश का लिखना है, ठीक ना। तो इसका काव्य सौंदर्य यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है। इसमें क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास, देखिए तुलसीदास कहते हैं कि चाहे मुझे धूत कहो, चाहे सन्यासी कहो, चाहे राजपूत कहो या दुल्हा कहो, मुझे इन नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो अपने प्रभु का दास हूं, मैं तो अपने प्रभु का दास हूं, मुझे कोई दुख नहीं होगा, कोई नाम से पुकारो। यहाँ ब्रज भाषा के आकर्षित, देखिए यहाँ पे इतना लिख दिया मैंने, यहाँ क्या हुआ है, ब्रज भाषा का आकर्षक प्रयोग किया गया है। और ये भिखारी, ठीक ना, देखिए यहाँ पे भिखारी है, भूसा कुर आकर्षण का प्रयोग किया गया है।
पुकारो भुखारी है। देखिए यहाँ पे ये होगा थोड़ा भिखारी है, यहाँ पुकारो भिखारी है यहाँ होगा, ठीक ना, ये थोड़ा नीचे आ गया है, मिस्टेक हो जाता है प्रिंट में यार। देखिए उसके बाद है यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, भाषा क्रूर आकर्षक का प्रयोग किया गया है, ठीक ना। और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट आप लोग बना के लिख दीजिएगा, क्या क्या प्रयोग, काव्य सुंदर में क्या कैसे प्रयोग किया गया है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक ना। देखिए दया से प्रकृति भाव का वर्णन है, जिसमें ईश्वर सर्वस्व एवं और भक्त तुच्छ दास होता है। अनुप्रास अलंकार का महनमर प्रयोग किया गया है, ठीक ना, ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद ख में देखिए आपका क्या था, यहाँ पे वो कविता आपका लिखा हुआ है, देखिए अटालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता है जल विलुप पलावन, क्षुद्र प्लाफुर जलज से सदा छलकता नीरा रोग, शोक में भी सेवस का सुकुमार शरीर। यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आंसर मैंने काव्य सुंदर यहाँ पे लिख दिया है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे मैंने इसका काव्य सुंदर लिख दिया है। कवि ने अपने बादलों की गर्जन की धनकों से सुखी जिंदगी के खलल दिखाया है, वे सुख के क्षणों में भी भय से कांप रहे हैं। इस प्रकार भय का चित्रण सटीक व सजीव है। कवि ने पूंजीपतियों के विलासी जीवन पर कटाक्ष किया है। प्रतीक्षात्मक भाषा का प्रयोग उचित रूप से किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। पंख पर आंगन अंग आतंक अंग अनुप्रास अलंकार, यहाँ पे जो ये वर्ड है इसमें क्या अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। छंद का भी प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों। तो इतना आप लोग लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद दीजिए 2 प्रश्न आपके यहाँ पे देना है उत्तर। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, 3 नंबर का है, ठीक ना। तो विलुप्त राग के छोटे ही है, शोभा पाते पंक्ति में विलुप्त राग का क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ पंक्ति आपका विलुप्त राग से ही छोटे ही है शोभा, तो यहाँ पे पाते पंक्ति में आपका क्या दिया हुआ है, विलुप्त राग से क्या तात्पर्य है उसके बारे में लिखना है। विलुप्त राग से तात्पर्य क्रांति के स्वर से है। जब क्रांति आती है तो उसका सबसे अधिक भाग छोटे लोगों, किसान, मजदूर, शोषित वर्ग को ही मिलता है। शोषक वर्ग तो विलुप्त राग अर्थात क्रांति के आने से संभावना से बुरी तरह घबरा जाता है। शोषित वर्ग जब क्रांति आने की आवाज आहट सुनता है तो उसके चेहरे में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। वो क्रांति में यह वर्ग शोभा प्राप्त करता है। कौन? छोटे वर्ग। यहाँ पे वही लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक ना। उसके बाद ख में देखिए क्या हुआ है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को बादल राग कवितांकी रेखांकित करता है। तो यहाँ पे मैंने इसका उत्तर लिख दिया है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले निम्नलिखित परिवर्तनों से कविता रेखांकित करता है। मतलब क्या कविता कहना चाहता है प्यारे बच्चों। देखिए क्या क्या है वहां पे लिखा गया है, सो लिखना आपको। बादलों की गर्जना होने लगती है, ठीक ना। पृथ्वी में से पौधों का अनुकरण होने लगता है। मूसलाधार वर्षा होने लगती है, बिजली चमकती है तथा गिर भी जाती है। छोटे छोटे हवा चलने के कारण हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। कमल का फूल खिलता है तथा उससे जल की बूंदें टपकती है। तो बारिश से क्या होता है, वही अपने दैनिक जीवन से ही लिखना है आपको, वही कविता में भी बताया जाता है, तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। इस तरह से लिखिएगा तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। उसके बाद है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमानगढ़ के आवरण के करुण रस के बीच वीर रस का अभिभाव क्यों कहा गया है। तो देखिए, हनुमान मूर्छित लक्ष्मण के लिए हिमालय से संजीवनी लाने के लिए गए हुए हैं। राम उनके इंतजार में हैं। अपने मूर्छित भाई की दुर्दशा देख करके विहल होते हैं, विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप से सारी सेना भी दुखी है। राम नाना प्रकार की विलाप करते हुए दुखी हो जा रहे हैं। उनका दुखी विलाप करुणा रस से उत्पन्न करता है, ठीक ना। युद्ध स्थल में भी चारों ओर इस रस का प्रभाव होता है। इस समय हनुमान आते हैं, अपने हाथ में पूरा पर्वत उठा लाते हैं। हनुमान को देखकर सभी हैरान में रहते हैं। उनका कार्य अद्भुत है। सभी में उन्हें देखकर उत्साह जागृत हो जाता है। इस तरह करुण रस के स्थान पर विष रस का संचय होने लगता है। चारों ओर आनंद छा जाता है। हनुमान के अवतरण को इसलिए करुण रस के बीच विष रस का अभिभाव कहा है। तो ये आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। मैं यहाँ सारा प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। नदियों का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, ठीक ना। तो देखिए, हमारी संस्कृति में नदियों का पूज्य माना है तथा माँ की मान्यता दी गई है। मतलब नदियों को माँ की मान्यता दी गई है।
नदियों के तट हमारे संस्कृति केंद्र स्थापित हुए हैं। प्रमुख औद्योगिक बस्तियां, जैसे आपका सूरत देखा होगा, मुंबई देखिए आप, मुंबई समुद्र के किनारे है, फिर दिल्ली हो गया, आपका आगरा हो गया, जितना भी संस्कृति है प्यारे बच्चों वो नदियों के किनारे ही स्थापित हुआ है। प्रमुख औद्योगिक बस्तियां, धार्मिक नगर इन नदियों के तट पर बसे हैं। नदियों को भारतीय संस्कृति में मोक्षदायिनी माना गया है। गंगा भारतीय समाज में सबसे पूजनीय नदी है, जिसका भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व है। वह भारतीयों के लिए केवल एक नहीं नदी अपितु माँ है। उसमें पानी की अपितु अमृत तुल्य जल बहता है। मनुष्य के दैनिक जीवन में पानी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसे पीने से लेकर नहाने में पानी आवश्यक होती है। पानी के कारण ही जीवन रहता है। मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक तत्व है। इसकी आपूर्ति नदियों से होती है। भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यता फली फूली है। बड़े नगर तीर्थ स्थान नदियों के किनारे ही होते हैं। प्यारे बच्चों, क्लियर है आप लोग? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए खंड नंबर का प्रश्न है, गांवों में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान ढोल क्यों बजाता है? तो देखिए क्यों बजाता है। गांव में महामारी और सूखे के कारण निराशाजनक माहौल तथा मृत्यु का सन्नाटा छाया हुआ था। इसी प्रकार सन्नाटा पहलवान ने मन में ही अपने बेटों की मृत्यु का कारण छाया था। ऐसे दुख के समय में पहलवान ढोलक ढोलक निराश गांव के लोगों को गांव वालों के मुनुक उमंग जागती है। ढोल जैसे महामारी से लड़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए शायद गांव में महामारी फैलने और बेटों के देहांत के बावजूद लुट्टन पहलवान महामारी की चुनौती को में अपने बेटों के दुख कम करने और गांव वालों को लड़ने की प्रेरणा देने के लिए अपनी हिम्मत न टूटने का पता लोगों को दे, इसलिए ढोलक बजाते हुए अंतिम संस्कार के अंतिम समय तक बहादुरी और दिलेरी का परिचय देना चाहता है। ढोल के साथ उसके हृदय का नाता जुड़ा था, तो वो किसी को मतलब पैनिक नहीं करना चाहते थे, इस वजह से ढोल बजाते थे, और हिम्मत जुटा रहे इस वजह से ढोल बजाते थे। इसी तरह से आपको वहां पे लिख देना है। और गांव में देखिए यहाँ पे जाति प्रथा का श्रम विभाजन का एक ही रूप में माने जाते हैं। इसके पीछे अम्बेडकर का तर्क यहाँ पे आपको लिखना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख लीजिएगा, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बता दिया यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपको लिख लेना है, देखिए इसको, ठीक ना। और देखिए प्यारे बच्चों 6 नंबर में आपका क्या प्रश्न है, बाबा अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर अथवा फणीश्वर नाथ रेणु किन्हीं दो के चरणों रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों पहले हम लोग यहाँ पे दोनों का आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक ना। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की दो रचनाएं क्या क्या है, एक अनहिलेशन ऑफ कास्ट और दूसरा है कास्ट इन इंडिया। क्या है, पहला है अनहिलेशन ऑफ कास्ट और दूसरा है कास्ट इन इंडिया। तो इसका बहुत है, यहाँ पे आपको दो लिखना है। और फणीश्वर नाथ नेतू की दो रचनाएं क्या है प्यारे बच्चों, मेला आंचल और 1954 में लिखा गया था, दूसरा क्या प्रति परिकथा, ठीक ना, ये 1957 में लिखा गया था। दो मैंने यहाँ पे दो इसका मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ भीम अम्बेडकर का आपका लिखना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु जो आपको आज है उसी को लिखना था, ठीक ना। तो मैंने आपको दोनों बता दिया। उसके बाद है झूठ कहानी के शीर्षक के औपचितिक पर प्रकाश डालना है, मतलब उसके शीर्षक पर यहाँ पे आपको उसके बारे में वर्णन करना है, क्यों यह शीर्षक रखा गया है, क्या कहानी में इसका तात्पर्य है, ठीक ना। तो देखिए शीर्षक किसी भी रचना का महत्वपूर्ण अंग होता है। शीर्षक वह केंद्र बिंदु है जिससे पाठक को विषय वस्तु का सामान्य एवं आकर्षक बोझ हो जाता है, मतलब बुझ हो जाता है, ठीक, यहाँ पे बुझ होगा, बुझ हो जाता है। जो शीर्षक में अपने आप में हर तरह की औपचितिक है। जूझ का शाब्दिक अर्थ है संघर्ष, ठीक ना। यह शीर्षक आत्मकथा के मूल अस्वर के रूप में सर्वत्र दिखाई देता है। यह एक किशोर को में देखे और भागे हुए गवाही जीवन की खुदराई अथवा तत्व का परिनिवेश का विस्मय ढंग से प्रतिबिंब भी करता है। तो मैंने इसी को यहाँ पे लिख दिया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक ना, एक बार में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कठिनाई में यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक। उसके बाद देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे अथवा में आपको एने फ्रैंक की डायरी में औरतों की स्थिति के विषय में विचारों की अभी मतलब वहाँ पे औरतों के बारे में क्या बताया गया है उसको यहाँ पे लिखना है, किस प्रकार से सशक्त बनाना है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। एने फ्रैंक के बारे में आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, बहुत ही प्रसिद्ध डायरी है, और इसके बारे में आपका नॉवल इसका पढ़िएगा ना बहुत ही मजा आएगा, इंग्लिश में है, हाँ इंग्लिश में है, ठीक ना। एने का मानना है, यानी कि एने फ्रैंक का मानना है कि पुरुषों ने औरतों पर शुरू में शारीरिक बल
आर्थिक आजादी आदि के आधार पर शासन किया है। वे अपनी मर्जी से हर कार्य करते रहे हैं। औरतें अब अपनी बेवकूफी के कारण यह अन्याय सहती रही है। अब यह स्थिति बदल गई है। शिक्षा, काम, प्रगति ने औरतों की जागरूक किया है। ठीक ना, यही आपको यहाँ पे लिखना है, मैंने लिख दिया है। इतना पढ़ेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो रोक के पढ़ लेना है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे है 8वां प्रश्न है आपका, जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक किन किन साधनों का उपयोग कविता के लेखन में करता है। तो जूझ पाठ आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। ठीक ना, यूट्यूब में लिखिएगा क्लास 12 हिंदी कोर जूझ पाठ, वहां पे आपका आ जाएगा इसके बारे में क्या है, इस कहानी में क्या नहीं है, सारा आपका वीडियो आ जाएगा। ठीक ना, तो देखिए कवियों ने के बारे में सुनकर तथा कविता सुनाने की कला, ध्वनि, गति, चाल आदि सीखने के बाद ही उसे लगा कि वह अपने आसपास, अपने गांव के, अपने खेतों से जुड़े कई दृश्यों को कविता बना सकता है। यह भेष चराते दृश्यों पर कविता बना सकता है। फसलों, फूलों पर नुकसानबंदी करने लगा। ठीक ना, नुकसानबंदी नहीं, नुकबंदी करने लगा, यानी कि उस पर लिखने लगा। वह हर समय कागज व पेंसिल रखने लगा। अपनी कविता अध्यापक को दिखाना, इस तरह से उसके मन में कविता रचना के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कवि ने ग्रामीण जीवन की अथापरक चित्रण किया है। गांव में किसान, जमींदार अपनी कई वर्ग हैं। लेखक स्वयं कृषि कार्य करता है। उसके पिता बाजार में जुड़े उच्च भाव पाने के लिए गन्ने की पेराई जल्दी करा देते हैं। गांव में पूरा परिवार कृषि कार्य में लगा रहता है, चाहे बच्चे हो, महिलाओं हो या वृद्धा हो। कुछ बड़े जमींदार भी होते हैं जिनका गांव पर काफी प्रभाव होता है। गांव में कृषक बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान देते हैं। ग्रामीण स्कूलों में बच्चों के पास कपड़े भी पर्याप्त नहीं होते हैं। बच्चों के घर व पाठशाला काम करने पड़ता है, मतलब बच्चों के घर व पाठशाला का काम भी करने पड़ता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे उसका कविता का शीर्षक कहानी का लिखा गया है, उसी के अनुसार यहाँ पे जो जूझ कहानी है लिखा गया। ठीक ना, उसके बाद एने फ्रैंक के बारे में जो डायरी है उसका फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आया है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका। तो देखिए एने फ्रैंक के बारे में यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों, आप इसका पढ़ लीजिएगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पे रोकिए आपको, मैं फिर इसको यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक ना, तो इतना ही था आपका, यहाँ पे फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिखिए आपको इस लोग। तो इसी तरह से आपके पूरे 5 सेट पूरा करा दिए जाएंगे प्यारे बच्चों। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, वो बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो आपको खुद से पढ़ना है। मॉडल पेपर वाला वैसे भी सारा इंपॉर्टेंट, ठीक ना, जितना भी मॉडल पेपर में आएगा वैसे सारा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। आज अभी ज्योग्राफी का सेट 2 आ जाएगा और हिस्ट्री का सेट 3। ठीक ना, तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लिए। इसका पीडीएफ वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्वेश्चन का पीडीएफ। ठीक ना, इसका पीडीएफ नहीं, उस तरह से वीडियो कौन देखेगा भैया, कोई नहीं देखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।